Hello everyone, I am Mohammad Rais from Tagore School, Parbat. Today we will read class 8th first chapter, The Best Christmas Present in the World, part 3rd. Then someone, I don't know who brought out a football. Then means तब, someone means कोई. I means मैं don't know यानी नहीं जानता था, who means जो कि brought out यानी बाहर लाया, a football यानी फुटबॉल. यानी तभी someone यानी कोई जिसको मैं नहीं जानता था वो एक फुटबॉल बाहर लाया. Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out of the middle of no man's land. Then फिर someone means कोई I don't know यानी जिसको मैं नहीं जानता वो मीन्स वो ब्रॉट आउट यानी बाहर लाया ए फुटबॉल यानी फिर एक व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता था वो एक फुटबॉल बाहर लाया. ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स यानी ग्रेट कोट यानी जो बड़े कोट थे वो वर डम्प्ड यानी फेंके गए थे. इन पाइल्स यानी ढेरों में. टू मेक यानी बनाने के लिए. गोल पोस्ट यानी गोल पोस्ट बनाने के लिए जो ग्रेट कोट थे यानी जो सैनिकों के जो लंबे कोट होते हैं उनको ढेर के रूप में फेंका गया. एंड द नेक्स्ट थिंग और अगली चीज़ वी न्यू हम जानते थे दैट इट वॉज टॉमी. वो चीज़ क्या थी जिसको वो जानते थे कि टॉमी कहाँ जाता है. ब्रिटिश सैनिकों को टॉमी कहाँ जाता है. एंड फ्रिज और फ्रिज का मतलब होता है जो जर्मन सैनिक थे उनको फ्रिज के नाम से जाना जाता था. तो वो किस बारे में जानते थे. वो जानते थे कि जो ब्रिटिश सैनिक और है वो फ्रिज यानी जर्मन सैनिकों के विरुद्ध है. आउट ऑफ द मिडिल यानी बीच के अंदर ऑफ द नो मैंस लैंड यानी जो नो मैंस लैंड का जो एरिया था वहाँ पे जो ब्रिटिश सैनिक है वो जर्मन सैनिकों के विरुद्ध वहाँ पे है. हैंड्स वॉफ एंड आई लुक्ड अप ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टम्पिंग आवर फिट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. कि हैंड्स वॉफ यानी हैंड्स वॉफ ने तो हैंड्स वॉफ जो कमांडर था वो एंड आई और मैंने लुक्ड ऑन यानी देखा. एंड चीयर्ड मीन्स खुशी प्रकट की. क्लैपिंग आवर हैंड्स हमारी हाथों से तालियां बजाई. एंड स्टैम्पिंग आवर फिट स्टैम्प यानी मोहर लगाना या मुद्रण करना. तो अपने पैरों से ज़मीन के ऊपर अपने पैर मारे यानी पैर मारते हैं ना अपन धीरे धीरे उस पैर मारे. टू कीप आउट कोल्ड यानी कीप आउट यानी लिखने के लिए. द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग यानी किसी यानी जो अपनी उनकी जो ठंड थी उस ठंड से बचने के लिए वो क्या कर रहे थे उस और खुशी प्रकट करने के लिए अपने तालियां बजा रहे थे. अपने पैरों को ज़मीन पर पटक रहे थे. देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रिथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. देयर वॉज ए मोमेंट यानी एक क्षण. व्हेन यानी जब. आई मीन्स मैंने. नोटिस यानी ध्यान दिया या ध्यान इस ओर दिया कि आवर ब्रिथ्स यानी जो हमारी सांसें थी वो मिंगलिंग कर रही थी यानी आपस में मिल रही थी यानी एक दूसरे की सांसें आपस में मिल रही थी. ठीक है. इन द एयर यानी हवा में. बिटवीन अस हमारे बीच में. तो जब उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक क्षण जब उसने नोटिस दिया इस चीज़ की ओर ध्यान दिया कि जो उनकी सांसें थी यानी जो सांसें थी वो हवा के अंदर एक दूसरे से मिल रही थी. ही सा इट टू एंड स्माइल. ही यानी उसने. सा मीन्स देखा. इट मीन्स इसे. एंड टू और स्माइल यानी मुस्कुराया. तो जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर ए वाइल और थोड़ी देर बाद में उसने कहा जिम मैकफर्सन आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर. कि आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ. दिस इज यानी यह है. हाउ यानी जिस प्रकार. वी मीन्स हमें. शुड यानी करना चाहिए. रिसॉल्व यानी संकल्प करना चाहिए. दिस वॉर यानी इस युद्ध और हमें इस युद्ध को इस प्रकार से रिसॉल्व करना चाहिए यानी इस प्रकार की चीज़ों को इसमें निश्चित करना चाहिए. ए फुटबॉल मैच यानी एक फुटबॉल मैच यानी जो युद्ध है उसको किस प्रकार से संकल्पित करना चाहिए कि किस प्रकार से होना चाहिए युद्ध. तो वो होना चाहिए जिसे एक फुटबॉल मैच यानी एक फुटबॉल मैच की तरह. नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच. नो वन यानी कोई भी नहीं. डाइज यानी मरता है. इन ए फुटबॉल मैच क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरता है. नो चिल्ड्रन वर ऑर्फेन एंड नो वाइज बिकम विडोज. कि इस फुटबॉल मैच में कराना चाहिए और इसमें न तो कोई फुटबॉल खेलने वाला मरता है. एंड नो चिल्ड्रन यानी कोई भी बच्चा. आर ऑर्फेंट यानी ऑर्फेन मीन्स अनाथ होता है और कोई भी बच्चा अनाथ भी नहीं होता है. नो वाइज बिकम विडोज और कोई भी पत्नी विधवा भी नहीं होती है इससे.
I had prefer cricket. I told him. I means मैं हैड प्रिफेयर यानी पसंद करता हूँ क्रिकेट यानी क्रिकेट कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ या क्रिकेट पसंद करता हूँ. आई टोल्ड हिम मैंने उससे कहा. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. देन मीन्स फिर, वी मीन्स हम, टॉमीज मीन्स जो ब्रिटिश सैनिक थे वो, कि हम ब्रिटिश सैनिक कुड बी श्योर यानी निश्चिंत थे, ऑफ विनिंग यानी जीत को लेकर, कि हम जो ब्रिटिश सैनिक थे वो जीत को लेकर निश्चिंत थे. प्रोबेबली विशेष थे. वी लाफ्ड एट दैट हम उन पर हंसे. एंड टुगेदर वी वॉच द गेम और हम उनके साथ में गेम देखा यानी जो गेम खेल था वो देखे. तो हम उन पर हंसे और उनके साथ ही क्या किया, गेम को देखा. सैड टू से कॉनी फ्रिज वॉन 2-1. तो सैड यानी सैड ने, सैड टू से, तो सैड से कहा, क्या कहा कि कॉनी फ्रिज यानी जो फ्रिज थे यानी जो जर्मन सैनिक थे वो वॉन यानी जीत गए. 2-1 यानी 2-1 से जो जर्मन सैनिक थे वो जीत गए और टॉमी हार गए उसमें. बट एज हैंस वॉफ जेनरसली सेड आवर गोल वॉज वाइडर देन दियर सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर. बट मीन्स लेकिन, द हैंस वॉल्फ यानी हैंस वॉल्फ ने जेनरसली का मतलब बड़ी गर्मजोशी के साथ, उदारता के साथ में उसने कहा. तो हैंस वॉल्फ ने उदारता के साथ में कहा कि आवर गोल जो हमारा गोल था, वॉज मीन्स था, वाइडर मीन्स व्यापक था यानी चौड़ा था, देन आइदर्स यानी उनके, कि हमारा गोल था वो उनके जो गोल था उससे व्यापक था यानी चौड़ा था. एंड सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर जो कि एकदम बिल्कुल सही नहीं था. द टाइम केम एंड ऑल too soon when the game was finished. The snaps and the rum and the sausages had long since run out and we knew it was all over. The time means समय, came means आया, and means और, all too soon यानी शीघ्र, कि शीघ्र वह समय आ गया यानी वह समय हो गया. when यानी जब, the game was finished यानी जब खेल ख़त्म हो गया, यानी शीघ्र ऐसा समय आ गया यानी कि जो गेम की जो टाइमिंग थी वो ख़त्म हो गई यानी खेल ख़त्म हो गया. एंड द स्नैप्स मीन्स जो मदिरा आती है, जर्मन ड्रिंक बोलते हैं इसको, जर्मन ड्रिंक होती है जो मदिरा वो. एंड रम एंड सॉसेज, रम भी एक प्रकार की ड्रिंक ही होती है. एंड सॉसेज का मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सॉस वगैरह, वो हैड लॉन्ग सिंस रन आउट यानी वो लंबे समय से बाहर आए. ठीक है, तो स्नैप्स वगैरह, रम वगैरह, सॉसेज वगैरह वो सब बाहर ले आए. एंड वी न्यू इट हम इसको जानते थे कि वॉज ऑल ओवर, कि ये सभी हम जानते थे कि ये सब ही अब पूरा था. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. आई मीन्स मैं विश यानी कामना की कि हैंस वेल, हैंस अच्छा रहे, एंड टोल्ड हिम और उसको बताया कि आई होप्ड मैंने आशा की है, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून कि शीघ्र ही वह अपने परिवार को दोबारा देखे. तो जो हैंस के बारे में उसने क्या इमेजिनेशन की, तो उसने ये विश किया कि हैंस से विश की और उससे कहा भी कि मैं कामना करता हूँ कि तुम शीघ्र ही अपने परिवार के साथ मिलो. एंड द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि द फाइटिंग मीन्स जो लड़ाई है, वुड एंड यानी अंत हो जाए, एंड वी कुड गो टू होम और हम सभी घर जा सकें. आई थिंक दैट इज वॉट every soldiers want on both sides. Hence Wolf said, तो आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ, दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर्स यानी जिसको प्रत्येक जो सैनिक है वो वॉन्ट्स यानी चाहता है, यानी मैं सोचता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रत्येक सैनिक चाहता है. ऑन बोथ साइड यानी दोनों तरफ की, यानी दोनों तरफ कौन सी, फ्रिज और जो टॉमी साइड थी, यानी ब्रिटिश और जर्मन दोनों सेनाओं के सैनिक ये चाहते थे, क्या चाहते थे. ठीक है, तो हैंस वॉल्फ ने इस कहा, तो वो हैंस वॉल्फ ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि दोनों सैनिक का जो सेना है उनके जो दोनों तरफ के सैनिक है वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टेक केयर जिम मैकफर्सन, के ध्यान रखना जिम मैकफर्सन, आई सेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, कि आई मीन्स मैं नेवर फॉरगेट यानी कभी नहीं भूलूंगा, दिस मोमेंट यानी इस क्षण को, और नॉर यू न तुम, कि न तो मैं इस क्षण को कभी भूलूंगा न मैं तुम्हें कभी भूलूंगा. ये कहा था हैंस वॉल्फ ने जेम मैकफर्सन को. ही सैल्यूटेड एंड, ए मीन्स उन्होंने सैल्यूटेड यानी सैल्यूट किया. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड
अवे फ्रॉम वी स्लोवली अनविलिंगली, ही मीन्स उसने सैल्यूटेड यानी सैल्यूट किया, एंड वॉकड अवे और चले गए, फ्रॉम मी यानी स्लोली यानी उनके से आगे वो धीरे धीरे चले गए, धीरे धीरे चले गए। अनविलिंगली यानी बगैर इच्छा के, यानी न चाहते हुए भी उन्होंने क्या किया, उसको सल्यूट किया और धीरे धीरे न चाहते हुए भी वहाँ से चले गए। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, ही टर्न टू वेव जस्ट वन एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कॉटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड देयर टेंचेज। तो उसने क्या महसूस किया कि ही मीन्स उस वह टर्न यानी मुड़ा, एंड टू वेव जस्ट वंस यानी एक बार अपना हाथ हिलाने के लिए वापस मुड़ा, एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स और उसके बाद में सैकड़ों ऑफ ग्रे कोटेड यानी जो मटमेले रंग के जो कोट पहने हुए जो आदमी थे वो ड्रिफ्ट करने लगे। ड्रिफ्ट का मतलब ढेर लगाने लगे, ढेर लगाने लगे। बैक टुवर्ड द दियर ट्रेंचर यानी जो उनकी जो खाइयाँ थी उनकी तरफ जाके वो ढेर के रूप में बैठने लगे। तो एक साथ तो क्या हुआ, एक साथ उस पहले क्या हुआ, जो सैकड़ों जो मटमेले कोट वाले जो आदमी थे एक बार फिर वापस अपनी जो खाइयाँ थी जो ट्रेंचेस थे उनकी में जाके ढेर की तरह जाने लगे, ढेर की तरह वहाँ पे यानी खड़े होने लगे। तो एक प्रकार के ढेर लगने लग गया खाई में। दैट नाइट यानी उस रात, बैक इन आवर डग आउट यानी दैट नाइट यानी उस रात को, बैक यानी वापिस, इन आवर डग आउट, डग आउट का मतलब वैसे खोद कर निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे डग आउट का मतलब है, डग आउट क्या होता है, डग आउट इज शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। यानी डग आउट एक शेल्टर होता है यानी आश्रय स्थल होता है सैनिकों का, जो कि ज़मीन के अंदर खोद कर बनाया जाता है, जिसके छत भी होती है। तो वो ज़मीन के अंदर जो घर बनाया होता है उसको डग आउट कहा जाता है, सैनिकों का घर होता है। तो दैट नाइट यानी उस रात को, बैक इन डग आउट यानी उस जो डग आउट यानी ज़मीन के अंदर जो घर है उसमें, वी हर्ड दैम सिंगिंग ए कारोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। यानी हमने हर्ड यानी सुना, देम यानी उनको, सिंगिंग गाते हुए, एक कारोल, कारोल का मतलब एक ईसाई भजन या ईसाई गीत को, ईसाइयों का जो गीत हो या भजन होता है उसको कारोल बोला जाता है। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली यानी एकदम सुंदरता के साथ में, यानी कारोल के अंदर यानी रात को जब डग आउट में यानी जो सैनिकों का जो ज़मीन के अंदर जो घर बना होता है उसके अंदर उन्होंने सुना, क्या सुना कि ईसाइयों का एक जो गीत था वो बहुत ही शानदार और सुंदर तरीके से गाते हुए उन्होंने सुना। इट वॉज स्टिली नेच साइलेंट नाइट, और ये क्या था, स्टिली नेच और साइलेंट नाइट, ये दो गीत थे। अवर बॉयज gave them a rushing chorus of while shepherd watched। कि अवर बॉयज यानी हमारे लड़कों ने भी, गेव यानी दिया, देम यानी उनको, ए रसिंग कॉरस यानी उनको क्या दिया, साथ दिया, उस उत्तेजित गान में उनका साथ दिया। वाइल शेफर्ड वॉच यानी जब वो शेफर्ड वॉच जो गीत गा रहे थे तो उनके लड़कों ने भी उनका साथ दिया। वी एक्सचेंज कारोल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, यानी हम सभी ने उस कारोल में यानी उस सही भजन गीत में एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे को एक्सचेंज किया और उसके बाद में हम सभी चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, यानी हमारे पास अच्छाई का और शांति के लिए समय था। एक समय, इट विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज लाइफ, यानी जब तक जीवित रह सके तब तक के लिए खजाना होगा, ये जो समय था वो। डियरेस्ट कॉनी बाय क्रिसमस टाइम, यानी कि डियरेस्ट कॉनी यानी प्रिय कॉनी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर यानी अगले वर्ष क्रिसमस को, दिस वॉर विल बी नथिंग, यानी यह युद्ध है वो कभी नहीं होगा, ठीक है। बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबली मेमोरी, लेकिन एक दूरी, डिस्टेंट यानी दूरी और टेरिबल मेमोरी यानी एक भयानक स्मृति जरूर होगी कि अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष यानी इस प्रकार की कुछ भी जो युद्ध, यह युद्ध है उसमें कोई भी चीज़ें नहीं होगी, लेकिन एक निश्चित दूरी और भयानक स्मृति होगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, मैं जानता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्गर फॉर पीस, यानी जो दोनों तरफ की जो सेना थी वो शांति के लिए दोनों तरफ से
तैयार थी, यानी दोनों तरफ से शांति के लिए जो प्रयत्नशील थी दोनों सेनाएं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, कि हम दोनों शीघ्र ही जल्दी जल्दी साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, इसके बारे में मैं निश्चिंत हूँ। योर लविंग जिम, तुम्हारा जो प्रिय है, तुम्हारा जो प्रेम जिम। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, अब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, यानी पत्र को किसने, किसको और कब लिखा, तो लेटर को किसने कब लिखा था, तो दिस लेटर इज रिटन बाय जिम मैकफरसन टू हिज वाइफ कॉनी ऑन 26 दिसंबर 1914, यानी ये जो पत्र है ये जिम मैकफरसन ने अपनी पत्नी कॉनी को 26 दिसंबर 1914 को लिखा था। अगला है वाई वॉज द लेटर रिटन, यानी पत्र क्यों लिखा गया था। एंड वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, और कौन सी जो शानदार चीज़ थी जो घटित हुई, तो क्या था, तो ये लेटर क्यों लिखा गया, तो द लेटर जिम मैकफरसन रोट द लेटर टू हिज वाइफ टू टेल अबाउट द वंडरफुल थिंग दैट हैपन्ड ऑन क्रिसमस डे, यानी जो चीज़ क्रिसमस को घटित हुई थी उसके बारे में बताने के लिए जिम मैकफरसन ने अपनी जो पत्नी थी कॉनी उसको पत्र लिखा। द ब्रिटिश एंड जर्मन वर इनेज्ड इन वॉर येट ऑन द डे बोथ ऑफ द ट्रूप्स मेट इन नो मैंस लैंड, और वो क्या चीज़ थी, सुंदर चीज़, कि जो दोनों तरफ की सेनाओं के जो सैनिक थे नो मैंस लैंड एरिया के अंदर क्या करते थे, दोनों एक दूसरे से युद्ध न करके आपस में मिलते। फिर अगला है व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन वर दे नॉट सोल्जर्स, यानी जब जिम मैकफरसन, यानी व्हाट जॉब यानी क्या नौकरी थी, हैंस वॉल्फ और जिम मैकफरसन की क्या नौकरी थी जब वे सैनिक नहीं थे, तो जब वे सैनिक नहीं थे तो क्या था, तो व्हेन जिम मैकफरसन वॉज नॉट ए सोल्जर ही वॉज ए सेलो प्लेयर इन आर्केस्ट्रा, तो जिम मैक जो हैंस वॉल्फ था वो एक आर्केस्ट्रा में सेलो प्लेयर था, यानी वायलिन प्लेयर था, और जो जिम मैकफरसन था वो एक टीचर था, कहाँ पे, डॉर्सेट के अंदर था, तो जिम मैकफरसन वॉज ए टीचर इन डॉर्सेट, ठीक है। फिर अगला है फोर्थ, हैड हैंस वॉल्फ ईवर बीन टू डॉर्सेट, यानी क्या हैंस वॉल्फ कभी डॉर्सेट गया था, तो नहीं गया था, तो नो, हैंस वॉल्फ नेवर बीन टू डॉर्सेट, कभी नहीं गया। वाई डिड ही से ही न्यू इट, यानी उसने क्यों कहता था कि वो इसके बारे में जानता था, तो क्यों कहता, क्योंकि उसने इंग्लैंड के स्कूल में जो पढ़ाई की वहाँ पे, और जो इंग्लिश में जो उसने बुक्स पढ़ी थी उससे उसको पता लगा था। तो नो, हैंस वॉल्फ नेवर बीन टू डॉर्सेट, he had learnt about England from school and from reading books in English। अगला है do you think Jim McPherson come back from the war, क्या आप सोचते हैं कि जिम मैकफरसन युद्ध से वापस आया, तो नहीं, गलत है ये, वो वापस नहीं आया था, तो नो ही डिड नॉट केम बैक, वापस नहीं आया था। अब अगला क्या है, अगला और इसमें पूछा है कि हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता लगता है इसका, तो इसका पता ऐसे लगता है कि जो पत्र मिलता है ना वो हमें उस पत्र से पता लगता है। तो इट इज़ मोस्टली लाइकली दैट जिम मैकफरसन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वॉर, द नोट पेपर सेलो टेप्ड ऑन द टिन बॉक्स मेंशन द लास्ट लेटर कंटेन इन द बॉक्स टू बी द लास्ट लेटर फ्रॉम जिम, दिस वॉज परहैप्स द लास्ट लेटर टू हिज वाइफ कॉनी, तो जो लास्ट लेटर मिला था, यानी जो टिन बॉक्स के अंदर ब्लैक टिन बॉक्स में जो सेलो टेप से लगाया हुआ जो लेटर मिला था उसमें लास्ट लेटर के नाम से कंटेंट डाला हुआ था, और शायद वही उसकी पत्नी कॉनी के लिए लास्ट पत्र था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जिम मैकफरसन है वो युद्ध से वापस नहीं आया था। तो नाउ द रेस्ट ऑफ द चैप्टर we will read in our next video, so thanks for watching this video।